हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीसी मोटर का स्मरणीय तथ्य करने जा रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है। खास करके बिहार बिजली विभाग का ग्रेड 3 एग्जामिनेशन जो टेक्नीशियन ग्रेड का है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। एलपी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला फर्स्ट से क्या कर रहा है। फर्स्ट वन लाइनर में क्या है, स्मरणीय तथ्य है सारा। इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। इसके बाद एमसीक्यू करा क्या, मोटर की अधिकतम दक्षता होती है जब कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस होता है। मतलब मोटर की अधिकतम दक्षता, बहुत ज़्यादा इफिशियंसी कब होगा, अधिकतम दक्षता कब होगा, जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाएगा। कांस्टेंट लॉस किसके बराबर हो जाएगा, वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाएगा कांस्टेंट लॉस। ठीक है। यदि किसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। मतलब यदि किसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, कौन सा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, कि सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध 1 से 10 ओम तक होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध 1 से 10 ओम तक होता है। वियरिंग्स को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। वियरिंग्स को धोने के लिए पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। वियरिंग्स को धोने के लिए किसका, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। करा कि किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित शक्ति सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है और यह शक्ति पूर्ण भार फुल लोड पर होता है। किसी वैद्युतिक मोटर की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होती है और यह शक्ति पूर्ण भार फुल लोड पर होता है। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। मतलब किसी डीसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए आर्मेचर वाइंडिंग संयोजन परिवर्तित करेंगे। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। कम्यूटेटर को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का प्रयोग करते हैं। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए स्विनबर्न परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में नो लोड क्षय की गणना करने के लिए स्विनबर्न परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्वशक्ति वाले मोटरों के लिए किया जाता है। डीसी मोटर का ब्रेक टेस्ट कम अश्वशक्ति वाले मोटरों के लिए किया जाता है। डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानि कुल पूर्ण भार हानि का लगभग 30 से 40% होता है। करा कि डीसी मशीन में आर्मेचर हानि कॉपर हानि यहाँ कुल भार हानि का लगभग 30 से 40% होता है। डीसी मशीन में आर्मेचर कॉपर हानियाँ कुल पूर्ण भार हानि का लगभग 30 से 40% होता है। डीसी मोटर के आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ ज्वाक्रिय होता है तथा फील्ड में वर्गाकार होता है। परिणामी फलस्वरूप फ्लक्स ज्वाक्रिय होता है। मतलब डीसी मोटर के आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत बल ज्वाक्रिय और तथा फील्ड में वर्गाकार होता है। परिणामी फ्लक्स ज्यावक्रिय होता है। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्यक्षमता bhp इंटू 735.5 बाय EBIA में दी जाती है। bhp का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लीजिए। ब्रेक हॉर्स पावर होता है इसका। bhp का फुल फॉर्म हॉर्स पावर। और इसके बाद देखिए EB का मतलब हुआ बाइक EMF। कौन सा EMF, बाइक EMF। और IA का मतलब जो होता है आर्मेचर करंट। डीसी मोटर की आंतरिक कार्य क्षमता जो होता है bhp होता है ब्रेक हॉर्स पावर इंटू ब्रेक हॉर्स पावर, आंतरिक क्षमता इक्वल टू ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5 बाय मतलब बट्टे EB मतलब क्या, बैक EMF इंटू आर्मेचर करंट। सभी प्रकार के मोटरें मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस
के सिद्धांत पर कार्य करती है। सभी प्रकार की मोटरें जो होता है मूल रूप से प्रतिकर्षण अथवा इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करती है। श्रेणी में प्रयुक्त डायवर्टर का प्रतिरोध लगभग 0.1 ओम होता है। श्रेणी में प्रयुक्त डायवर्टर का प्रतिरोध लगभग 0.1 ओम होता है, 0.1 ओम होता है। देखिए करा कि एक डीसी मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगभग 100 ओम होता है। एक डीसी मोटर के फील्ड रेगुलेटर का प्रतिरोध लगभग 100 ओम होता है। जब रोटर स्थिर हो तो बाइक ईएमएफ 0%, जब रोटर स्थित होगा तो बाइक ईएमएफ 0% होगा। हॉपकिंस परीक्षण पूर्ण भार पर किया जाता है। हॉपकिंसन परीक्षण पूर्ण भार पर किया जाता है। डीसी मशीन पर उच्च उच्च वोल्टता परीक्षण हेतु आवश्यक वोल्टेज निर्धारित वोल्टता का 7 गुना होती है। कह रहा है कि डीसी मशीन पर उच्च वोल्टता परीक्षण हेतु आवश्यक वोल्टेज निर्धारित वोल्टता का 7 गुना होती है। डीसी मशीन पर उच्च वोल्टता परीक्षण हेतु आवश्यक वोल्टेज निर्धारित वोल्टता का 7 गुना होती है। डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क, जब एटी का बात करेंगे आर्मेचर टॉर्क का, तो 0.1595 ZIA इंटू P/A न्यूटन मीटर होता है। अब देखिए Z और ये IA का मतलब होता है आर्मेचर करंट, P का मतलब होता है पोल, P का मतलब क्या होता है आपका पोल, और P का मतलब क्या हो जाता है पोल हो जाता है आपका। IA का मतलब आर्मेचर करंट दिया रहेगा आपको, P का मतलब पोल हो गया। A का मतलब होता है नंबर ऑफ पैरेलल पथ, इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ पैरेलल पथ। नंबर ऑफ, ए का मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पथ, पी का मतलब पोल, आई आर्मेचर करंट। और जब जेड का बात करते हैं तो जेड होता है टोटल कंडक्टर। जेड क्या होता है टोटल कंडक्टर। जेड क्या होता है टोटल कंडक्टर। जेड क्या होता है टोटल कंडक्टर। ठीक है, टोटल कंडक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ स्लॉट इंटू पर स्लॉट कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाता है। मोटर सॉफ्ट से प्राप्त हॉर्स पावर बीएचपी कहलाती है, बीएचपी कहलाती है, जिसके ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। मोटर सॉफ्ट से जो प्राप्त हॉर्स पावर होता है जिसे ब्रेक हॉर्स पावर कहलाती है। ठीक है, मोटर सॉफ्ट से प्राप्त हॉर्स पावर बीएचपी कहलाती है। स्ट्रे लॉस के कारण डीसी मोटर में सॉफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। स्ट्रे लॉस के कारण डीसी मोटर में सॉफ्ट टॉर्क आर्मेचर टॉर्क से कम होता है। शंट और कंपाउंड मोटर की अपेक्षा डीसी सीरीज मोटर में मजबूत स्ट्रॉन्ग श्रेणी क्षेत्र के कारण शुरू में विकसित टॉर्क उच्च होता है। शंट और कंपाउंड मोटर की अपेक्षाकृत डीसी सीरीज मोटर में मजबूत स्ट्रॉन्ग श्रेणी क्षेत्र के कारण शुरू में विकसित टॉर्क उच्च होता है। फ्लाई व्हील सामान्यतः कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के साथ प्रयुक्त होती है। फ्लाई व्हील सामान्यतः कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के साथ प्रयुक्त होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति लोड टॉर्क बढ़ने से बढ़ती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति लोड टॉर्क बढ़ने से बढ़ती है। जब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शक्ति प्रवाह की दिशा उलट दी जाती है तो यह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरह प्रचलित होती है। जब डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शक्ति प्रवाह की दिशा उलट दी जाती है तो यह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर की तरह प्रचलित होती है। सीरीज मोटर में सबसे अधिक सेल्फ रिलीविंग गुण होता है। सीरीज मोटर में सबसे अधिक सेल्फ रिलीविंग गुण होता है, सेल्फ रिलीविंग गुण होता है। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का अनुपात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए न्यूनतम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क का अनुपात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए न्यूनतम होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के लिए न्यूनतम होती है। डीसी मशीन में आयरन हानियां स्पीड और वोल्टता पर निर्भर करती है। डीसी मोटर में मशीन में आयरन हानियां स्पीड और वोल्टता पर निर्भर करती है। डीसी मोटर मशीन में आयरन हानियां स्पीड और वोल्टता पर निर्भर करती है लेकिन भार पर निर्भर नहीं करती है। सेपर क्रशर्स पंचिंग मशीन, बोरिंग मशीन, एयर कंप्रेसर इत्यादि डीसी कम्युलेटिव मोटर प्रयोग की जाती है। इत्यादि में डीसी क्यूमुलेटिव मोटर प्रयोग की जाती है। सेपर क्रशर्स पंचिंग, इसके बाद मशीन, बोरिंग मशीन, एयर कंप्रेसर इत्यादि में डीसी क्यूमुलेटिव मोटर प्रयोग की जाती है। ब्रेकिंग की प्लानिंग विधि से
में सबसे उच्च टॉर्क प्राप्त होता है। ब्रेकिंग की प्लानिंग विधि में सबसे उच्च टॉर्क प्राप्त होता है। ब्रेकिंग की प्लानिंग विधि में सबसे उच्च टॉर्क प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लगिंग ब्रेकिंग को रिवर्स धारा ब्रेकिंग भी कहते हैं। प्लगिंग ब्रेकिंग को रिवर्स धारा ब्रेकिंग कहते हैं। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में मोटर का संबंध ब्रेकिंग के समय सप्लाई से अलग कर दी जाती है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में मोटर का संबंध ब्रेकिंग के समय सप्लाई से अलग कर दी जाती है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में मोटर का संबंध ब्रेकिंग के सप्लाई से अलग कर दी जाती है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क गति के अनुपात होता है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क गति के समानुपाती होता है। रियोस्टेटिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग टॉर्क गति के समानुपाती होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की दक्षता सबसे उच्च होती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की दक्षता सबसे उच्च होती है। आर्मेचर धारा के उच्च मान के लिए डीसी मोटर में विकसित बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। आर्मेचर धारा के उच्च मान के लिए डीसी मोटर में विकसित बल आघूर्ण आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। डीसी मोटर में ऊर्जा का ट्रांसफर बैक विरोधी विद्युतवाहक बल की उपस्थिति में होता है। डीसी मोटर में ऊर्जा का ट्रांसफर बैंक मतलब विरोधी विद्युतवाहक बल की उपस्थिति में होता है। बैक होना चाहिए, बैंक नहीं होगा यहाँ। यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युतवाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो मोटर जल जाएगी। यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युतवाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो मोटर क्या होगी, जल जाएगी। डीसी मोटर की अधिक शक्ति उत्पन्न की स्थिति में दक्षता 50% से कम होती है। डीसी मोटर की अधिक शक्ति उत्पन्न की स्थिति में दक्षता 50% से कम होती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में यदि शंट की फील्ड कुंडलन खुल जाए तो मोटर बंद हो जाएगी, फिर विपरीत दिशा में सीरीज मोटर की तरह चलेगी। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में यदि शंट की फील्ड कुंडलन खुल जाए तो मोटर बंद हो जाएगी या फिर विपरीत दिशा में सीरीज मोटर की तरह चलेगी। कहा कि लॉर्ड साइक्लिक और पीक मान में कम समय के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। लॉर्ड साइक्लिक और पीक मान में कम समय के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। लॉर्ड साइक्लिक और पीक मान में कम समय के लिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग किया जाता है। द्विबिंदु परिवर्तक 2 पॉइंट स्टार्टर जो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। द्विबिंदु परिवर्तक 2 पॉइंट स्टार्टर जो डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिबिंदु परिवर्तक 3 पॉइंट स्टार्टर को डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। त्रिबिंदु परिवर्तक 3 पॉइंट स्टार्टर को डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 बिंदु परिवर्तक 4 पॉइंट स्टार्टर को डीसी कंपाउंड मोटर को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 बिंदु रहेगा, 4 पॉइंट स्टार्टर रहेगा तो डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करेगा। 4 पॉइंट स्टार्टर रहेगा तो डीसी कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करेगा। 3 पॉइंट रहेगा तो शंट मोटर को 3 पॉइंट रहेगा तो शंट मोटर को डीसी शंट मोटर को स्टार्ट करेगा। 2 पॉइंटर रहेगा तो डीसी सीरीज मोटर को, 2 पॉइंट है तो सीरीज, 2 पॉइंटर है स्टार्टर है तो सीरीज, 3 पॉइंटर स्टार्टर है तो शंट और 4 पॉइंटर स्टार्टर है तो कंपाउंड। ठीक है। आर्मेचर टॉर्क TA तथा आर्मेचर धारा IA बीच के ग्राफ को इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण कहते हैं। मतलब TA और IA के बीच के ग्राफ को क्या कहेंगे, अभिलक्षण कहते हैं। आर्मेचर टॉर्क और आर्मेचर धारा के बीच के ग्राफ को। अब देखिए, स्पीड तथा टॉर्क बल आघूर्ण के बीच के ग्राफ को यांत्रिक अभिलक्षण कहते हैं। स्पीड और टॉर्क के बीच ग्राफ को आंतरिक अभिलक्षण कहते हैं। टॉर्क स्पीड अभिलक्षण डीसी शंट मोटर को ड्रॉपिंग सीधी लाइन की तरह होती है। टॉर्क स्पीड अभिलक्षण में डीसी शंट मोटर की ड्रॉपिंग सीधी लाइन की तरह होता है। डीसी शंट मोटर स्पीड टॉर्क अभिलक्षण बहुत ज्यादा डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण होता है। डीसी शंट मोटर स्पीड टॉर्क अभिलक्षण बहुत ज्यादा डिमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण होता है। वार्ड लियोनार्ड विधि से गति का कंट्रोल अधिक परास रेंज तक किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि से गति का कंट्रोल अधिक परास रेंज तक किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि का रोलिंग मिल, पेपर मिल, एलिवेटर, क्रेन, हाइस्ट में गति कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि का रोलिंग पेपर मिल, एलिवेटर,
क्रेन हॉइस्ट में गति कंट्रोल के लिए उपयोग किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर दिया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि सीरीज फील्ड को शॉर्ट कर दिया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। रोटेटिंग मशीन में सबसे ज्यादा कॉपर लॉस होता है। रोटेटिंग मशीन में सबसे ज्यादा कॉपर लॉस होता है। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को लोडेड किया जाए तो टॉर्क बढ़ेगा तथा स्पीड घटेगी। डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को लोडेड किया जाए तो टॉर्क बढ़ेगा तथा स्पीड घटेगी। कम्युलेटिव कंपाउंड लॉग शंट मोटर में यदि सीरीज फील्ड कुंडलन को बाहरी प्रतिरोध से शंटेड किया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। कम्युलेटिव कंपाउंड लॉग शंट मोटर में यदि सीरीज फील्ड कुंडलन को बाहरी प्रतिरोध से शंटेड किया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बेस गति पर चल रही है, यदि सीरीज फील्ड कुंडलन का शॉर्ट कर दिया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बेस गति पर चल रही है, यदि सीरीज फील्ड कुंडलन का शॉर्ट कर दिया जाए तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। वार्ड लियोनार्ड के द्वारा मोटर की गति आर्मेचर वोल्टता को परिवर्तित करके बदली जाती है। वार्ड लियोनार्ड के द्वारा मोटर की गति आर्मेचर वोल्टा को परिवर्तित करके बदली जाती है। वार्ड लियोनार्ड विधि में गति कंट्रोल में घूमने की दिशा विपरीत दिशा करने के लिए जनरेटर फील्ड टर्मिनल को परिवर्तित किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि में गति कंट्रोल में घूमने की दिशा विपरीत करने के लिए जनरेटर फील्ड टर्मिनल को परिवर्तित किया जाता है। प्लगिंग ब्रेकिंग में आर्मेचर टर्मिनल को परिवर्तित किया जाता है। प्लगिंग ब्रेकिंग में आर्मेचर टर्मिनल को परिवर्तित किया जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में विरोधी विद्युत भाग बल सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में विरोधी विद्युत भाग बल सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा होता है। हॉपकिंस परीक्षण में दो मशीनों की आवश्यकता होती है। हॉपकिंस परीक्षण में दो मशीनों की आवश्यकता होती है। फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण विधि द्वारा मोटर की गति केवल बढ़ाई जा सकती है। फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण विधि द्वारा मोटर की गति केवल बढ़ाई जा सकती है। फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण विधि को स्थिर शक्ति कांस्टेंट पावर और परिवर्तनीय आघूर्ण वेरिएबल टॉर्क विधि कहते हैं। फील्ड फ्लक्स गति नियंत्रण विधि को स्थिर शक्ति कांस्टेंट पावर और परिवर्तनीय वेरिएबल आघूर्ण टॉर्क विधि कहते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध गति नियंत्रण विधि द्वारा मोटर की गति केवल कम कर सकते हैं। आर्मेचर प्रतिरोध गति नियंत्रण विधि द्वारा मोटर की गति केवल कम कर सकते हैं। गति नियंत्रण की आर्मेचर प्रतिरोध विधि निम्न दक्षता वाली तथा फील्ड फ्लक्स विधि उच्च दक्षता वाली होती है। गति नियंत्रण की आर्मेचर प्रतिरोध विधि निम्न दक्षता वाली तथा फील्ड फ्लक्स विधि उच्च दक्षता वाली विधि होती है। वार्ड लियोनार्ड गति कंट्रोल कांस्टेंट टॉर्क तथा कांस्टेंट पावर दोनों पर कार्य करती है। वार्ड लियोनार्ड गति कंट्रोल कांस्टेंट टॉर्क तथा कांस्टेंट पावर दोनों पर कार्य करती है। अब हम संख्यात्मक हल प्रश्न देखते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का बात करेंगे। संख्यात्मक प्रश्न का बात करेंगे, न्यूमेरिकल होगा। कह रहा है कि पूर्ण भार पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित 200 वोल्ट डीसी सप्लाई भी कितना है 200 वोल्ट है। श्रेणी क्रम में 40 एम्पियर, आई का मान कितना है 40 एम्पियर है आपका, धारा लेती है। इसका प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध R = 0.1 ओम है और क्षेत्र असंतृप्त है। इसके द्वारा प्रवर्तक स्टार्टिंग के समय रेटेड बलागुण प्राप्त किया जाना वांछित है। मतलब स्टार्टिंग के समय रेटेड बलागुण प्राप्त करेगा, टॉर्क प्राप्त करेगा। आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसके लिए आवर्तक प्रतिरोध, तो श्रेणी मोटर के लिए स्टार्टिंग के समय निर्धारित बलागुण प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध जो होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए V = I R प्लस R डाइस, मतलब टोटल रेसिस्टेंस जो आपका एक कितना है आपका 0.1 है, एक आपको निकालना है। तो देखिए तो I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा V/R प्लस R डाइस। अब देखिए यहाँ I कितना है आपका 40, वोल्ट कितना है 200
और ये एक 0.1 है और R डैश निकालना है। अब देखिए 40 5 6 200 हुआ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0.1 प्लस R डैश इक्वल टू कितना होगा 5 होगा। तो R डैश इक्वल टू ई घटेगा तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी श्रेणी मोटर 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क उत्पन्न करती है मतलब बलागन उत्पन्न करती है। यदि लाइन धारा को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाए और मान लीजिए कि मोटर रैखिक चुंबकन क्षेत्र में संचालित है तो इस स्थिति में उत्पन्न होने वाली बल आघूर्ण का मान क्या होगा। तो टी देखिए टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर का मतलब धारा के स्क्वायर का। तो अब देखिए T2/T1 इक्वल बाय I2/I1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए T2 नहीं पता, T1 कितना था आपका 10 न्यूटन मीटर। तो यहाँ 10 इक्वल टू क्या हुआ 10 सेकेंड ये जो धारा है बाय क्या फर्स्ट धारा कितना था 5 एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल 5 टू जा 10 इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा T2/10 इक्वल टू कितना 4। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो T2 इक्वल टू कितना आएगा आपका 40। ठीक है 40 न्यूटन मीटर। चलिए देखिए एक 230 वोल्ट डीसी श्रेणी मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 230 वोल्ट देखिए 230 वोल्ट है और इससे कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है आई इक्वल टू 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। आर्मेचर और श्रेणी वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध क्रमशः आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है। आर्मेचर का प्रतिरोध का जब बात करेंगे तो आर्मेचर का प्रतिरोध जो होगा आर ए आर्मेचर का प्रतिरोध है कितना 0.2 ओम और आर्मेचर और श्रेणी बाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है। बाइंडिंग का प्रतिरोध आपका है बाइंडिंग का प्रतिरोध हो जाएगा आपका कितना वो 0.1 ओम। तो ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। किस क्या बोला है निकालने के लिए ब्रश वोल्टेज निकालने के लिए आपसे बोला है जो ब्रश वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए ये फिगर है आपका। देखिए अब ये देखिए आर सीरीज वाला है ये आर क्या है रेसिस्टेंस सीरीज वाला है। ठीक है। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए VA1A2 इक्वल टू होता है जैसे देखिए A1A2 इक्वल टू होता है V माइनस आई ए आर्मेचर का करंट और रेसिस्टेंस सीरीज का। अब देखिए 230 वोल्ट है और आर्मेचर का करंट कितना है। आर्मेचर का करंट का मान आपका कितना था आर्मेचर का करंट का मान 40 है और 40 इंटू अब देखिए ये आपका ये कितना है 0.2 और इधर कितना है आपका 0.2 करेंगे तो आपका 0.2 करेंगे तो 0.1 है। तो 0.1 ना है ये सीरीज वाला का कितना है प्रतिरोध क्रमशः वाइंडिंग सीरीज में फील्ड में है कितना 0.1। तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 230 माइनस 4 आएगा जो कितना होगा 226 वोल्ट होगा। कितना होगा 226 वोल्ट। यहाँ देखिए 22 वोल्ट दिया है जो कि गलती है। ठीक है 226 वोल्ट होगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और फ्लक्स प्रति पोल 0.03 वेबर है। आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति ब्रश 1 वोल्ट है। तो मोटर की पूर्ण भार की गति क्या हुआ है। पूर्ण भार की गति देखिए पोल कितना है 4 और वोल्ट कितना है 500 वोल्ट और जेड कितना है 720 चालक। आई ए इक्वल टू 60 एम्पियर फाई इक्वल टू 0.03 वेबर और आर ए इक्वल टू 0.2 ओम बृहस्पात और 1 वोल्ट है। गति का मान ज्ञात कीजिए। तरंग कुंडलन हेतु समांतर पथ की संख्या ए इक्वल टू 2 होता है तथा ब्रश की संख्या भी 2 होता है। अब देखिए ब्रश की संख्या और ये दोनों 2 होता है। अब हम बात करते हैं क्या हमको निकालना क्या है डीसी शंट मोटर में बैक ईएमएफ। तो ई बी बैक ईएमएफ इक्वल टू आई ए इंटू आर ए। ठीक है आर्मेचर का वोल्टेज तो 500 है और 60 इंटू 0.2 माइनस ब्रश वोल्टेज 2 इंटू 1 ये सारा माइनस करने पर 486 वोल्ट आपका ईबी आया। क्या आया ईबी इक्वल टू अब देखिए बाइक में इक्वल टू होता है कंडक्टर नंबर ऑफ कंडक्टर इंटू पोल इंटू फाइव
ठीक है, इंटू एन बाई क्या 60 ए। ठीक है, अब देखिए ये 486 आपका निकला है, 720 इंटू 4 0.3 इंटू एन इंटू 60 इंटू एन। अब देखिए एन का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कितना आएगा 675 आरपीएम आएगा, 675 आरपीएम। अब देखिए जब क्षेत्र प्रतिरोध 200 ओम प्रति आर्मेचर प्रतिरोध 2 ओम और सप्लाई वोल्टता 100 वोल्टेज तथा गति 500 आरपीएम है, तब एक डीसी शंट मोटर की सप्लाई धारा का पता लगाइए। पश्चिम ईएमएफ स्थिरांक और 0.18 वोल्ट प्रति आरपीएम है, तो V इक्वल टू 100 वोल्ट है, आर ए कितना है 2 ओम आर्मेचर वोल्टेज, और ये देखिए 200 कितना है क्षेत्र वोल्टेज, मतलब ये एरिया वाला जो क्षेत्र वोल्टेज होता है 200 एम्पियर है, एन 500 आरपीएम है। तो अब देखिए टोटल जो सप्लाई धारा होता है आई ए इक्वल टू आई एच, अब इसको आई ए इक्वल टू आई एच तो ई बाई के में जेड एन पी 5 बाई 60 एम्पियर, तो कांस्टेंट होगा 5 जेड पी बाई 60 एम्पियर आएगा। तो ई बी क्या होता है एन इंटू कांस्टेंट, तो ई वी 500 इंटू 0.18 करेंगे तो 90 वोल्ट आएगा। आई बी का मान V माइनस आई ए आर ए होता है, तो यहाँ से आपका आई ए का मान कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, और आई शंट का शंट एस एच मतलब शंट बाई V बाई क्या आर, क्योंकि V इक्वल टू आर आई होता है, तो जब ये हम आई इक्वल टू V बाई क्या होगा आर होगा, तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा, टोटल एम्पियर 5 प्लस 0.5 5.5 एम्पियर। देखिए एक दिष्ट धारा डीसी शंट मशीन में 1500 आरपीएम तत्पर 250 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा एसी विद्युत वाहक बल ईएमएफ विकसित कर रही है, तो 50 एम्पियर के आर्मेचर धारा के लिए विकसित यांत्रिक शक्ति ज्ञात कीजिए। यांत्रिक शक्ति देना है, देखिए बाइक ईएमएफ कितना दिया है आपका, बाइक ईएमएफ 250 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एन कितना है ये आपका आरपीएम में 1500 घूर्णन है, और आई एम्पियर जो आर्मेचर धारा है वो 50 एम्पियर है। तो पी मैकेनिकल आपको निकालना है, मैकेनिकल पी का वैल्यू आपको निकालना, पी का वैल्यू हमको निकालना है, तो पी मैक इक्वल टू होता है, जब पी मैक का बात करेंगे इक्वल टू होता है ई बाइक ईएमएफ और आई ए, ई बी मतलब बाइक ईएमएफ इंटू क्या आर्मेचर धारा। तो आप देखिए 250 और इंटू कितना आ जाएगा आपका 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 125 25 पंचे 125 2 जीरो और इतना आपका वाट हो जाएगा। इसको हम किलो वाट में अगर बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बदल जाएगा किस में किलो वाट में, वाट से ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, अब 10 बचा आपको। देखिए ये से ये खत्म हो गया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, कितना था टोटल 2 जीरो ही था ना, हाँ 2 जीरो ही था। अब देखिए 2 जीरो था, अब कितना हो जाएगा 125 बाई कितना 10 तो 12.2 हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा किलो वाट, ठीक है बदलेंगे तो। अब चलिए देखिए देख लीजिए 12.5 किलो वाट हो जाएगा। कह रहा है कि एक दिष्ट धारा डीसी सीरीज मोटर का 220 वोल्टेज पर 40 एम्पियर लेती है और 800 आरपीएम से चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम हो, तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क ज्ञात कीजिए। आर्मेचर में विकसित टॉर्क बोला है, तो देखिए वोल्ट कितना दिया 220 वोल्ट दिया है, और आर्मेचर करंट कितना दिया है आपका 40 एम्पियर दिया है, नंबर ऑफ जो रिवॉल्यूशन है वो कितना है 800 आरपीएम, ठीक है, और आर ए आर्मेचर का रेसिस्टेंस 0.2, और इसमें देखिए आर्मेचर का जो अब आपका आर्मेचर का प्रतिरोध और फील्ड प्रतिरोध कितना है, फील्ड प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो V इक्वल टू होता है ई बी प्लस, V इक्वल टू क्या होता है आपका V इक्वल टू होता है ई बी प्लस आई ए इंटू आर फील्ड का और आर इसका, ठीक है आर्मेचर का, दोनों ऐड करके। अब यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ से निकल जाएगा ई बी निकला कितना 208 वोल्ट। अब देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है पी मैकेनिज्म बाय ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला होता है 2 पाई एन बाई 60, 2 पाई एन बाई 60 आई बी और ए बी। पी मैकेनिक का होता है आपका क्या बाइक ई एम एफ इंटू आर्मेचर करेंट। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा टी इक्वल टू 99.3 न्यूटन मीटर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक 220 वोल्ट दृष्टि धारा मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध कितना है 0.5 एम्पियर। यदि पूर्ण लोड आर्मेचर कितना है 20 एम्पियर, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ ज्ञात कीजिए जब मशीन मोटर के रूप में कार्य कर रही हो। मशीन किस में मोटर में भी दिया हुआ है आर्मेचर वोल्टेज, और ये आर्मेचर रेसिस्टेंस दिया हुआ है बाइक ईएमएफ निकालने के लिए। तो देखिए बाइक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वोल्ट इक्वल टू होता है क्या है बाइक ईएमएफ प्लस आई ए आर ए मतलब आर्मेचर करेंट आर्मेचर रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ
अब अगर हमको क्या निकालना है, हमको अगर देखिए ये हो गया बैक ईएमएफ, और बैक ईएमएफ निकालना है तो V माइनस हो जाएगा IA आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेसिस्टेंस, और ऐसे करके इसका वैल्यू निकलेगा कितना 210 वोल्टेज जब वैल्यू रखेंगे तो। एक 440 वोल्ट शंट मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 और क्षेत्र प्रतिरोध 220 वोल्ट है। पश्च विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ का निर्धारण करें, जबकि 80% दक्षता पर 746 किलोवाट आउटपुट दे रहा है। कितना दे रहा है आप देखिए, आपको ई वोल्ट में दिया है, आर्मेचर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है, शंट रेसिस्टेंस दिया हुआ है, बैक ईएमएफ निकालना है आपको, और ये नीटा का वैल्यू कितना है 85% है, जिसको इफिशियंसी बोलते हैं, पी आउटपुट 7.4। तो देखिए नीटा इक्वल टू होता है आउटपुट आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, तो देखिए यहाँ से आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर कितना निकलेगा, इनपुट पावर निकलेगा 8776.4 W। अब देखिए पी आई आउटपुट इक्वल टू वी आई, पी पावर इक्वल टू क्या होता है पी आई। अब यहाँ से निकलेगा तो आई का वैल्यू कितना निकला 19.94 एम्पियर। अब आई इक्वल टू टोटल आई जो निकालना है तो आई ए प्लस एस एच करेंगे, तो टोटल आई को जोड़ देंगे, तो जोड़े करके हमको कितना आएगा, इसके लिए आपको आई ए इक्वल टू हमको आ जाएगा ये। अब ई बी और प्लस वी आई दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मर्ज करेंगे तो 4.2 वोल्ट आएगा। ठीक है।